हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आज हम सब ने देखा कि बैंक निफ्टी ने एक नया हाई बनाया है जो कि 57,000 का था। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आरबीआई के 50 बेसिस की रेट कट का ओवरऑल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और स्पेशली जो बैंकिंग स्टॉक्स है उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमने आज देखा कि किस तरीके से बैंकों ने रैली दिखाई, जहां बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी जैसे जाइंट्स ने एक अप मूव दिखाया, बंधन बैंक जैसे छोटे बैंक्स ने 7% का अपसाइड दिखाया। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि जो ये लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हुई है, जो ये रेट कट्स हुए हैं, इसका अदर सेक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और हम देखेंगे कि वो कौन से बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो बैंक निफ्टी के पीक पे जाने के बाद भी आज भी अपने हाई से काफ़ी लो पे दिख रहे हैं और अभी भी उसमें कुछ वैल्यूएशन बाकी है या नहीं। हम चेक करेंगे उन बैंक्स को जिनकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट बहुत अच्छी रही है, जिन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं और हम उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि क्या ये सही समय है इसमें इन्वेस्ट करने का। जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि इन्वेस्टिंग आपका डिसीजन है, मेरा काम है आपको गाइड करना, आपको समझाना कि कैसे मार्केट में स्टॉक्स को देखें, कैसे उनकी वैल्यूएशंस चेक करें, उनका बैलेंस शीट चेक करें और उसके बाद एक डिसीजन लें जो कि आपके लिए और आप जैसे सभी लोगों के लिए अच्छा हो। तो बैंक निफ्टी के अपने पीक लेवल पे जाने का क्या फ़ायदा है? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब बैंकिंग स्टॉक्स रैली दिखाते हैं, जब मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ होती है, तो ये सारे ही सेक्टर्स को एक तरीके से पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है। जब लोन सस्ता होता है तो सारे ही सेक्टर्स लोन उठाते हैं, सारी ही कंपनियां अपने केपेक्स को बढ़ाती हैं और अपने ऑपरेशंस को बढ़ाती हैं और अपने बिजनेस को बड़ा करने की कोशिश करती हैं। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी आरबीआई के रेट कट की और मार्केट ने उस न्यूज़ को बहुत इज्जत भी दी आज। तो अब हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, मार्केट कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है एग्जैक्टली, बट कुछ हिंट्स होते हैं मार्केट में जो हमें ये बताते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों, जैसा हम देख सकते हैं इस समय इन्फ्लेशन अपने ऑल टाइम लो पे है, बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो कहीं ना कहीं ये बाकी सेक्टर्स को भी अपने साथ खींचने की कोशिश करेगा ज़रूर। बैंक निफ्टी के अपने टॉप पे जाने के बाद भी आज भी बहुत सारे ऐसे बैंकिंग स्टॉक्स हैं जिनकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, उनके प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं, उनकी रेवेन्यू ऑल टाइम हाई है, पर स्टॉक अभी भी ऑल टाइम हाई नहीं है। तो हम आज स्टडी करेंगे कुछ ऐसे ही स्टॉक्स को, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इनमें अभी भी पोटेंशियल है अपने पीक को टच करने का, और अगर अभी से देखा जाए तो ये अपने पीक पे जाने तक कितनी वेल्थ बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्किनर पे अपने वो स्टॉक्स देखने जिसमें हमें अभी भी वैल्यू मिल सकती है। सबसे पहले हम चलेंगे बजाज फाइनेंस को देखने कि बजाज फाइनेंस आज किस पोजीशन पे है। तो अगर हम बजाज फाइनेंस का स्टॉक देखना चाहें तो आज बजाज फाइनेंस ने 2.52% का अपसाइड दिखाया है और स्टॉक प्राइस आज 9608 पे आके रुका हुआ है। अगर हम इसका टेक्निकल चार्ट देखें ट्रेडिंग व्यू पे, तो हमें दिखेगा कि बजाज फाइनेंस ने आज अपने पीक को ब्रेक किया है और फिर वापस से थोड़ा नीचे आके क्लोज हुआ है, बट ये इंडिकेशन है कि ये स्टॉक अभी भी ऊपर जा सकता है। लेकिन स्टॉक्स को कभी भी अपने टॉप पे परचेज करने की सलाह मैं नहीं देता हूं और आपको कभी भी आप भी किसी भी स्टॉक को अपने पीक पे परचेज करने से पहले थोड़ी रिसर्च करें और रिस्क को असेस करें। लेकिन अगर हम कुछ और स्टॉक्स को देखें जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, जैसे हमारा आवाज़ फाइनेंशियल्स, तो हम चलते हैं पहले स्क्रीनर पे और पहला स्टॉक जो हम आज देखेंगे वो है आवाज़ फाइनेंशियल्स लिमिटेड। अगर हम आवाज़ के क्वार्टर्स को देखें तो मार्च 2022 के क्वार्टर में जहां इसका रेवेन्यू 365 करोड़ का था, वहीं मार्च 2025 में इसका रेवेन्यू बढ़ के 636 करोड़ का हो चुका है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव जंप है। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट पे आके देखते हैं तो जो प्रॉफिट मार्च 2022 में 116 करोड़ का था वो 154 करोड़ का आज हो चुका है। और अगर हम एक और चीज़ ध्यान से देखें तो मार्च 2024 का जो रेवेन्यू है और जो प्रॉफिट है ये ऑल टाइम हाई है। किसी भी क्वार्टर में आवाज़ फाइनेंशियल्स ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना कि इसने इस बार अपने रिसेंट क्वार्टर में परफॉर्म किया है। फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस
स्टेटमेंट में आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम देखें तो मार्च 2014 में जहां इनका रेवेन्यू बहुत छोटा सा रेवेन्यू था 54 करोड़ का, वो आज बढ़ के एक इम्प्रेसिव 2355 करोड़ का हो चुका है। और मार्च 2025 का रेवेन्यू ऑल टाइम हाई है। अगर आप किसी भी साल में देखें तो सबसे हाई रेवेन्यू आवास ने इसी साल बनाई है। अगर हम प्रॉफिट में देखें तो प्रॉफिट में भी आपको सेम पिक्चर दिखेगी। और सबसे अच्छी बात आवास की ये रही है कि किसी भी साल इसका प्रॉफिट आप देखेंगे तो ये गिरा नहीं है, ये हमेशा बढ़ता ही रहा है। कभी ज़्यादा बढ़ा है, कभी कम बढ़ा है, बट ग्रोथ इसने हमेशा दी है। फिर इसके स्नैपशॉट को देखें तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ जो कि 37% की है 10 ईयर्स CAGR पे। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 41% की है। और स्टॉक प्राइस CAGR में देखें तो इसने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास आवास फाइनेंशियल जैसे स्टॉक को स्टडी करने की और एक अच्छा डिसीजन लेने की? अगर हम चार्ट्स पे चलते हैं और इसके PE रेशियो को देखते हैं तो हालांकि बैंक्स के लिए मैंने बताया था कि PB रेशियो एक ज़्यादा अच्छा मेट्रिक है, फिर भी अगर हम PE रेशियो को देखें तो PE रेशियो भी काफ़ी कम है। और अगर हम PB रेशियो पे चलें तो आप देख सकते हैं कि इसका एवरेज PB रेशियो 5 का है। और अभी अगर हम देखें तो ये 3.5 पे है। तो यहाँ से हमें एक अच्छा पोटेंशियल दिखता है। एक कंपनी जो कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रही है, कंसिस्टेंटली रेवेन्यूज़ बढ़ा रही है और स्टॉक सस्ते में मिल रहा है, इसी को मैंने बताया था वैल्यूएशन कैसे पहचानना है। एक बैंक, एक कंपनी जो बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, तो आज नहीं तो कल उसका स्टॉक अपने प्राइस पे आएगा ही। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि आवास फाइनेंशियर्स का क्या प्राइस चल रहा है और अभी अपने टॉप से वो कितना नीचे है। अगर हम देखें तो क्या पोटेंशियल दिखता है हमें आवास में। अगर हम आवास फाइनेंशियर्स को देखें तो आवास फाइनेंशियर्स का टेक्निकल चार्ट देखें तो आवास का जो पीक था वो बहुत हाई था, 3340 के करीब हो। लेकिन आज अगर हम देखें इसका प्राइस है 1951 के करीब। तो अगर हम यहाँ से एक अपसाइड देखते हैं जो कि मैंने एक बना के रखा है, तो अगर ये स्टॉक यहाँ से अपने पीक पे जाता है तो यहाँ पे ये 72% के करीब, 73% के करीब आपको रिटर्न दे सकता है। तो अपना डिसीजन बहुत अच्छे से लीजिएगा, जो मैंने बताया है वैसे एक बार स्टडी करने की कोशिश करिएगा और अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट स्टॉक हम जो देखेंगे वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर बैंक रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। अगर हम इसके चार्ट पे चलें और इसका 5 साल का चार्ट ओपन करें, इसका हम 10 साल का चार्ट ओपन करें तो आप देखेंगे कि ये बैंक लगभग 700 के प्राइस से गिर के 200 के नीचे ट्रेड कर रहा है। चलिए देखते हैं कि इसके क्वार्टर्स और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हमें दिखता है। तो अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करना चालू करें तो जो रेवेन्यू मार्च 2022 में 3872 का था, वो बढ़ के आज मार्च 2025 में 5434 का हो चुका है। प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट आपको काफ़ी घटता हुआ दिखेगा। जो प्रॉफिट 1902 का था वो आज 318 का हो चुका है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएं तो हमें यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी कि जो प्रॉफिट यहाँ से घटना स्टार्ट हुआ था मार्च 2020 के बाद, क्योंकि कोविड के बाद काफ़ी लोगों ने अपने लोन्स डिफ़ॉल्ट किए थे, क्योंकि बंधन बैंक भी अपने बहुत सारे लोन्स माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में देता है और वो सेक्टर बहुत ही प्रोन होता है डिफ़ॉल्ट के लिए। तो हाई डिफ़ॉल्ट के चक्कर में इनका प्रॉफिट गिरना स्टार्ट हुआ। बट अगर अभी आप देखेंगे तो पिछले 3 साल से बंधन बैंक का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि 2023 में 2195 करोड़ था, वो मार्च 2024 में बढ़ के 2230 का हुआ और मार्च 2025 में 2745 करोड़ का हो चुका है। अगर हम इसके चार्ट पे जाएं और इसका पीबी रेशियो देखें कि इसकी वैल्यूएशन क्या है,
आपको समझ में आएगा कि बंधन बैंक अपने मीडियन पीबी रेशियो से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। जो मीडियन वैल्यू इसकी 2.9 है, ये सिर्फ 1.1 पे ट्रेड कर रहा है। अगेन दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस इज़ नॉट अ बाई सेल कॉल, लेकिन आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए कि क्या इसमें वैल्यू है। अब हम चल के देखते हैं कुछ पीएसयू बैंक्स जैसे इंडियन बैंक। अगर हम इंडियन बैंक के चार्ट क्वार्टर्स पे चलें और देखें कि जो रेवेन्यू इनका 9,849 का मार्च 2022 में था, वो बढ़ के मार्च 2025 में 15,860 का हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1,025 करोड़ से बढ़ के ये 2,982 करोड़ का हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं तो नेट प्रॉफिट जो 2014 में 1,189 करोड़ का था, वो बढ़ के एक मैसिव 11,264 करोड़ का हो गया है। और अगर हम बहुत ध्यान दें तो अगर आप ग्रोथ रेट देखोगे पीएसयू बैंक्स की, तो अब वो बहुत अच्छी हो गई है। जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो काफ़ी अच्छी बढ़ चुकी है। ये जो ख़राब ईयर्स थे, अगर इनको छोड़ दीजिए तो कंटिन्यूअस बैंक ऑफ इंडिया अपने प्रॉफिट्स को बहुत ही अच्छे रेट से बढ़ा रहा है। और अगर हम स्टॉक प्राइस की भी बात करें तो इसकी जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी मैसिव हैं। हम इसके वैल्यूएशंस को चेक करेंगे, इसके पीबी रेशियो को चेक करेंगे, तो इसका पीबी रेशियो अगर हम देखा जाए तो मीडियन पीबी वैल्यू 0.7 है और ये ट्रेड कर रहा है 1.2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि स्टॉक को तभी अंडर वैल्यूड माने जब उसका पीबी रेशियो उसके मीडियन से ठीक ठाक नीचे है। बट इस केस में हम देख सकते हैं कि ये काफ़ी ऊपर है, तो हम इसे अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्राइस की बात करें, तो ये स्टॉक अपने हाई से लगभग 22% का रिटर्न दे सकता है। बट इस स्टॉक को हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसकी वैल्यूएशन हमें उतनी अच्छी नहीं लगी। एक स्टॉक और है जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग में किंग बन के उभरा है, वो है हमारा बजाज हाउसिंग फाइनेंस। तो अगर हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस को देखें तो इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर है। और आपको पता है दोस्तों कि बजाज की कंपनियां जिस बिज़नेस में भी जाती हैं उसमें बहुत ही अच्छा करती हैं। उसका एक सिंपल सा रीज़न है, बजाज ग्रुप एज अ ग्रुप बजाज बहुत ज़्यादा फोकस करता है अपने सिस्टम्स को हाईली डिजिटाइज करने के लिए। टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज़ करते हैं ये लोग, क्योंकि मैं भी एक बैंकिंग डोमेन से ही आता हूं, तो मुझे पता है कि जब बजाज फाइनेंस किसी इंडस्ट्री में घुसता है तो उस इंडस्ट्री का टॉप प्लेयर ही बनता है, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं जो कि उन्हें टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं। और आज के डेट में जो कंपनी टेक्नोलॉजी में जितना अच्छा करती है वो ओवरऑल बिजनेस भी उतना ही अच्छा करती है। और एट द एंड ऑफ द डे स्टॉक प्राइस को भी जब सब कुछ अच्छा है तो कहीं ना कहीं उसको मैच करना पड़ता है। अगर हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस का डेटा देखें, अगर हम क्वार्टर्स देखें, तो मार्च 2023 में जो बहुत छोटा सा रेवेन्यू था 1585 करोड़ का, वो आज बढ़ के 2508 का हो गया है। प्रॉफिट इसके लगातार बढ़ते हुए हैं। इस क्वार्टर इसने सबसे अच्छा प्रॉफिट दिया है। और अगर हम प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो नेट प्रॉफिट 421 करोड़ से बढ़ के मात्र 5 साल में 2163 करोड़ का हो चुका है। यानी कि ये 5 टाइम जंप्स है अपने प्रॉफिट में महज 5 साल में। अगर हम इसके प्राइस की बात करें, अगर हम सर्च करें बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, तो जब ये अपने आईपीओ प्राइस पे आया था तो ये काफ़ी अच्छे प्राइस पे लिस्ट हुआ था, काफ़ी अच्छे गेंस इसने दिए थे अपने इन्वेस्टर्स को। तो इसका हाईएस्ट 188 का था और आज ये जो है वो लगभग 127 के करीब है। तो अगर ये इस रैली का पार्ट बनता है और अगर फर्दर रैली
ओवरऑल निफ्टी में और बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स में आती है, तो हमें ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा करता दिख सकता है। और अगर आज नहीं तो आने वाले क्वार्टर्स में डेफिनेटली ये एक ऐसा कैंडिडेट है जो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों, मैंने जो आपको स्टॉक्स का एनालिसिस करना बताया, बैलेंस शीट को समझना बताया, उनके रेवेन्यू को उनका रेवेन्यू ग्रोथ, उनका प्रॉफिट ग्रोथ और उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट, उनका पीबी रेशियो, ये सारी चीज़ें जब आप देखना सीख जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे ये पता लगा सकते हैं, कैसे ये असेसमेंट कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक अच्छा कैंडिडेट बन सकता है फर्दर बुल रन के लिए। कौन सा स्टॉक ऐसा है जिससे कि अपने ऑल टाइम हाई पे होना चाहिए बट अभी वो बहुत ही अंडर वैल्यूड है और वो स्टॉक वेट कर रहा है एक अच्छा रनअप देने के लिए। आपको ऐसे स्टॉक्स भी मिलेंगे जिनका प्रॉफिट बहुत ही अप एंड डाउन होता हुआ दिखता है, किसी ईयर प्रॉफिट होता है, किसी ईयर लॉस होता है। आपको उन स्टॉक्स से बचना है। कोशिश करना कि आप जब भी एक अंडर वैल्यूड स्टॉक देख रहे हो तो अंडर वैल्यूएशन जो है दैट मस्ट बी सपोर्टेड बाय इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर एंड इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर।